हाय, आई एम डॉक्टर अविनाश अग्रवाल। आई एम एन एक्सक्लूसिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और मैं पिछले 10 साल से हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक प्रोसीजर के बारे में जो काफ़ी नोन है, काफ़ी जाना माना है, इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या प्लाज्मा जहाँ पे प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, उसको स्किन में या हेयर में या कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में जो दिया जाता है, अलाउ करता है आपके उस पार्ट को अच्छे से हील करने के लिए। प्लेटलेट्स जाने गए हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, फॉर क्लॉटिंग योर ब्लड। जैसे आपको कभी भी कोई चोट लग जाती है, कोई मार लगती है, तो जब खून बहने लगता है स्किन में से, वहीं प्लेटलेट्स अपना काम शुरू करते हैं। वो एक दूसरे के साथ एक क्लॉटिंग फैक्टर्स पैदा करके स्किन के साथ जोड़ के आपके साथ एक मेश वर्क और एक फाइब्रिन नेटवर्क बनाते हैं, जिस नेटवर्क के थ्रू आपका ब्लड और लॉस नहीं होता है। ये प्लेटलेट्स आपके स्किन के लिए कह सकते हैं एक सेवियर है, आपके ब्लड को लॉस करने से बचाने के लिए एक सेवियर है। और ये प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण भी हैं जो आपके बॉडी को हीलिंग में हेल्प करते हैं। कह सकते हैं हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यानी कोई इन्फेक्शन जैसा होना, नॉट लाइक अ प्रॉपर इन्फेक्शन जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, बट एक कंडीशन, इस कंडीशन जहाँ पे स्किन में आपके सेल्स चेंज हो रहे हैं, बाकायदा कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, बट उनको हील करने के लिए, वो प्रोसेस को रोकने के लिए प्लेटलेट्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये प्लेटलेट्स के अंदर होता है ग्रोथ फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन फैक्टर्स, मेनी सच फैक्टर्स जो आपके स्किन को हील करते हैं। और वो फैक्टर्स जब हम स्किन में एक बारीक नीडल के थ्रू देते हैं, वो प्लेटलेट्स ब्रेक हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं लाइसेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स टूट जाते हैं, लाइसेट हो जाते हैं, वो स्किन में जाने के बाद वो ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। टिपिकली देखा गया है जब हेयर थिनिंग और हेयर फॉल होता है, जहाँ आपके स्किन में कह सकते हैं पोल्यूशन के वजह से, न्यूट्रिशन के लैक होने की वजह से, या मोस्ट ऑफ द कॉमन रीजन दैट वी नो इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एलोपेशिया जहाँ पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, जो टेस्टोस्टेरोन टिपिकली एक मेल हार्मोन होता है, उस हार्मोन का बदलाव होता है एक डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के नाम पे। दिस हार्मोन गेट्स स्टक टू द हेयर फॉलिकल, जहाँ वो हेयर फॉलिकल में चिपकने लगते हैं, वहीं पे वो फॉलिकल को डैमेज करने लगते हैं और धीरे धीरे करके स्लो प्रोसेस में विद इन 3 to 5 years वो हेयर की लाइफ पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये हेयर जो टिपिकली खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक रिसेप्टर साइट है, आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम द फ्रंट टू द क्राउन एरिया। ये सारा एरिया आपका अफेक्ट हो सकता है। इट्स कॉल्ड एज मेल पैटर्न बॉल्डनेस और अ फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। पैटर्न इन द सेंस एक पैटर्न जो तैयार हो जाता है सर पे, कह सकते हैं एम पैटर्न, कह सकते हैं क्राउन का पैटर्न, और आपके एरिया में थिनिंग पैदा हो जाती है। इसी कंडीशन को लेकर के पीआरपी आपकी इस कंडीशन को रिवर्स कर सकता है। पीआरपी आपको काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट 50 to 70% उन हेयर फॉलिकल्स को वापस रिवाइव कर सकता है, जिंदा कर सकता है, और उन फॉलिकल्स को आपको कुछ और साल तक प्रोत्साहन दे सकता है आगे ग्रोथ होने के लिए। ये फॉलिकल्स का ग्रोथ उतने साल तक होगा जब तक वो पीआरपी का इफेक्ट हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे आप खाने पीने का ध्यान करते हैं, मेडिसिन का लेते हैं, जहाँ से आपके बालों का ग्रोथ फिर से स्ट्रांग होने लगता है। हमारे सर पे जो बाल उग रहे हैं, ये टिपिकली फॉर मेन आर 3 to 5 years एंड फॉर वुमेन इज अबाउट 6 to 8 years। जैसे 3 to 5 years तक अगर बाल उग रहे हैं, मेन कैन एक्चुअली ग्रो हेयर अप टू दियर चेस्ट और वुमेन कैन ग्रो अप टू दियर वेस्ट। तो ये बालों का लेंथ आ सकता है। जैसे जैसे ये साइकिल चेंज होती है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, 3 साल पूरे हो जाते हैं उन बालों को, जब वो अगले साइकिल में चले जाते हैं, तब जाके ये DHT मैक्सिमम इफेक्ट करता है और उन बालों को उगने नहीं देता है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ वो पेशेंट्स को हम 3 साल तक साथ देते हैं, उसके बाद भी हर 5वें साल पे उनको ट्रीटमेंट रिपीट करने आना पड़ता है। सो आज हमारे पास नवीन जी आए हैं जो ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, और आज उनको हम पीआरपी का ट्रीटमेंट देके उन हेयर ट्रांसप्लांट के बालों को, प्लस उनके जो मिड एरिया में, जो स्किन हेयर को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, जो एंटीरियर बोल सकते हैं, मिड एरिया बोल सकते हैं, और क्राउन। तो मिड एरिया के बालों को भी हम रिवाइव करेंगे और क्राउन के बालों को भी रिवाइव करेंगे। सो नवीन जी वेलकम। कहिए आपकी क्या तकलीफें हैं? तो डॉक्टर, रिसेंटली मैंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था कि पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में करना चाहिए
एंड काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी कि अरे रादर देन गोइंग फॉर अ ट्रांसप्लांट PRP करना चाहिए करके, बट मुझे मतलब डॉक्टर ने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एज नेसेसरी एज अ PRP, सो आई थॉट माइट इज़ वेल गेट डन विद द हेयर ट्रांसप्लांट फर्स्ट, एंड PRP के बारे में मैं बाद में जान सकता हूँ. So I just want to know what is PRP and how do we go about it, and can I do a PRP? See, I'm very glad that you took a decision to do PRP for yourself. Most of the hair transplant surgeons आपको ये चीज़ का सलाह देंगे कि आप PRP भी लें, क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स डाले गए हैं स्किन में वो पीछे से लेके डाले गए हैं. Now these follicles जो हेयर आपके बोल सकते हैं, उसको हम फॉलिकल्स भी बोलते हैं, आपके जो हेयर लिए जाते हैं जहाँ से वो निकालते हैं वो उस एरिया को एक शॉक लग सकता है. उस शॉक को हम कहते हैं टेलोजन इफ्लूवियम. ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम ऑफकोर्स डॉक्टर्स आफ्टर ट्रांसप्लांट महीने भर के बाद आपको मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन लगाने के लिए देते हैं जो स्किन की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है. बट साथ साथ में उन फॉलिकल्स को एनर्जाइज करना, उनको वापस से रीग्रो करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. काफ़ी लोगों का देखा गया है अगर टेलोजन इफ्लूवियम सेट हो गया तो 10% तक उनके बाल वापस लौट के नहीं आते हैं. तो अगर वो बालों को आप चाहते हैं वो ग्रोथ रहना चाहिए तो दैट इज़ फॉर द डोनर पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स जहाँ रेसिपिएंट एरिया है, जहाँ बाल डाले हैं, वहाँ पे भी अगर वो न्यूट्रिशन पहुँचता है उन बालों को एक पुश मिलता है जल्दी ग्रो होने का, प्लस दे कैन ग्रो फास्टर एंड मच बेटर क्वालिटी. हो सकता है कि डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया, जैसे मैं आपके सर पे देख रहा हूँ कि कुछ हिस्से में आपके बाल अभी भी हैं, तो जो बाल आपके हैं उनको ही न्यूट्रिशन पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है. ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको जानना ज़रूरी, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उनमें वो रिसेप्टर्स तो है नहीं जहाँ DHT जाके चिपक सकता है और उन बालों को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो वहाँ के बालों में ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ है जो आपके साथ ज़िंदगी में कम से कम 8-10 साल तो चलेगा. बट जहाँ आपके खुद के बाल आ जाते हैं, जहाँ आपके क्राउन के बाल है या आपके टॉप एरिया के जो बाल हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस एरिया में अगर आप PRP करते हैं तो उन बालों को आपके ट्रांसप्लांट के बालों के साथ एनहांस करते हुए आप उनके अंदर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं. अदरवाइज क्या हो जाएगा, आज आपने ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट के बाल उग गए, बट आपके पीछे का एरिया या आपका बीच का एरिया जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वहाँ के वो बाल भी चले गए. सो आप वो नहीं चाहते हैं कि साल भर के अंदर आपके जो बाल अच्छे आ रहे हैं उसके साथ पीछे के बाल चले जाएं. इसीलिए उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनको फिर से अच्छी सी लाइफ देने के लिए आपको ये PRP ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है. तो जस्ट फॉर माय नॉलेज कितने PRP सेशंस करने चाहिए एंड ट्रांसप्लांट के कितने टाइम के बाद हम कर सकते हैं PRP? Yes, यूजुअली ट्रांसप्लांट हो जाता है, प्रोसेस इज अ डे और अ 2 days प्रोसेस टिपिकली व्हाट पीपल डू आउटसाइड. बट जैसे जैसे ट्रांसप्लांट की हीलिंग हो जाती है, जो हम कहते हैं यूजुअली 15 days to 20 days में काफ़ी सारी हीलिंग हो जाती है, और 1 month इज अ सेफगार्डेड पीरियड वेयर अनदर PRP कैन बी डन. नाउ हम प्रोसीजर से पहले भी कुछ लोगों को सजेस्ट करते हैं कि उनको शॉक लॉस ना हो, तो उससे 15 दिन पहले, महीने भर पहले भी एक PRP सेशन होता है, फिर ट्रांसप्लांट होता है, फिर उसके महीने भर बाद एक बार और आपका PRP सेशन होता है. सो ये सेशंस आपके कंटिन्यूस चलते हैं. टिपिकली इन अ ईयर्स टाइम वी डू अबाउट 6 सेशंस. ना उसे कैसे डिवाइड किया जाता है कि फॉर द फर्स्ट सेशन, उसके बाद हर महीने पहले 3 सेशन को, और उसके बाद बचे हुए हर 3 सेशंस को मिनिमम 2-2 महीने के अंदर गैप्स में किया जाता है. अच्छा, सो इसमें मुझे कुछ पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना है या हाउ डज इट? यस, सी PRP आपके ब्लड में प्लेटलेट्स का हाई मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है. हम मेडिसिन के थ्रू, साइक्लिकल थेरेपी के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं. ऑफकोर्स ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट हम अगर थोड़ी भी मात्रा बढ़ाते हैं तो जब PRP तैयार होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो ऑलरेडी 5 to 6 times 7 times भी आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है PRP का, वो उतना स्ट्रॉन्ग PRP तैयार हो जाता है. तो रिचनेस हम कहते हैं PRP के अंदर हाई प्लेटलेट से होता है. सो यस, आपका न्यूट्रिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जो आप खाते हैं, जो आप जिस तरह से आपका फूड इनटेक है, आपकी लाइफस्टाइल है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं यहाँ पे. Of course, the first important thing for food is that you should take non-processed food. You should take which is very more natural, healthy, something to do with green leafy vegetables, greens जितना हो सके. मैं तो लोगों को इतना तक सजेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो आप एक दिन में 9 servings of vegetables लें. अब 9 सर्विंग्स आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में 1 या 2 सर्विंग हो जाए. अब आप लंच में कम से कम 5 सर्विंग लेने की कोशिश करें. आप सर्विंग का मतलब है कि जो वेजिटेबल आप खा रहे हैं उसका 150 ग्राम या बेसिकली एक बाउल फुल ऑफ वेजिटेबल वो होना चाहिए. तो अगर आप 5 डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स मिक्स करके लंच में ले सकते हैं और मुश्किल से 3 या 4 और
जो आप शाम के डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। तो दैट विल कम्प्लीटली सफाइस योर न्यूट्रिटिव वैल्यू या रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन। तो जितना आप ग्रीन्स खाएंगे, जितना आप कलरफुल वेजिटेबल्स खाएंगे, या जितना आप सीरियल्स और प्रोटीन डाइट को एम्फसाइज करेंगे, यू विल गेन गुड हेयर ऑल्सो। सो डॉक्टर, मुझे ये जानना था कि ये प्रोसेस कैसे होता है, हाउ डज दिस हैपन, द PRP सेशन? यस, सो PRP एज वी नो द नेम, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो आपके ब्लड में प्लाज्मा इन्वॉल्व है, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, जो ब्लड को हम कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो देयर आर सेल्स एंड देयर इज प्लाज्मा। जो सेल्स में आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ऑफ कोर्स। एंड जो आपका प्लाज्मा होता है वो एक फ्लूइड होता है, वो एक कंपोनेंट होता है जो कैरी करता है सब चीज़ों को। अभी हम उस प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं आप ही के ब्लड से, तो उसके लिए हमें आपके ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। टिपिकली देखा गया है 12 से 15 ml आपका ब्लड रिक्वायर्ड होता है फॉर अ एंटायर स्कैल्प, कहाँ जब हम प्लाज्मा कलेक्ट कर सकें। Usually about 3 to 4 ml of plasma, which is rich in PR platelets, is collected and that is injected back into the scalp skin. So कहने कोई प्रोसीजर को आप 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले आपका ब्लड लिया जाता है, उसे एक स्पेशल ट्यूब में जो एक स्पेशल तरीके से तैयार की जाती है, उसमें उसको स्टोर करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज इज अ प्रोसेस में आपको मशीन में घुमा के उसके प्रेशर से आपके वो सेल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। वो प्रिपेयर होने के बाद, आपका PRP रेडी होने के बाद उसे एस्पिरेट करते हैं, उसमें से निकाल करके आपके स्किन में देने से पहले आपको नम करते हैं स्किन में, ऑफकोर्स, क्योंकि ये एक इंजेक्टेबल प्रोसेस है, इट्स एन इन्वेजिव प्रोसेस। हाँ, जानते हैं कि नीडल्स जो है बहुत ही बारीक है, ये उतनी बारीक नीडल्स जो एक डायबिटिक पेशेंट रोज अपने पेट में हाथ में सुई लेता है, इतनी बारीक नीडल्स है, बट वो है तो नीडल्स अल्टीमेटली। तो उतने गेज की, जो हम कह सकते हैं 31 गेज, द फाइनेस्ट अवेलेबल गेज इन इंडिया राइट नाउ, is what we use to be able to inject the same platelets. Now fine needle का मतलब क्यों? Fine needle का मतलब है कि जहाँ से वो needle में से platelets गुजरेगा, वो platelet टूट जाएगा, वो lysate हो जाएगा। And lysated platelets release the growth factors, जो हम जानते हैं कि platelets के अंदर है growth factors, उसको हमको बाहर निकालना है, उसकी पोटेंशियल को बाहर निकालना है। एंड दैट्स वाई व्हेन वी इंजेक्ट, वो प्लेटलेट्स जब टूट के अंदर गिरते हैं, स्किन के नीचे गिरते हैं, वो हर एक सेल्स के साथ में जाके जुड़ जाते हैं उसके अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एंड वो सेल्स को एनर्जाइज करके उसके अंदर का जो फ्लो है, सेल्स के अंदर का जो टिपिकली सेल मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, उसके अंदर का फ्लो बढ़ा देता है। So does this give me a fuller look when it comes to the hair? Now typically as we know, the hair has a cycle. कोई भी हेयर को ग्रोथ होने के लिए मिनिमम 120 डेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि यस, हमारे बाल आज PRP किया कल फुल हो जाएं। Yes, this is the kind of questions people do ask, but I tell people that जैसे जैसे आपकी हेयर की साइकिल पूरी होती है, आपका हेयर सेकेंड फेज में और सेकेंड साइकिल में जाता है, तब उसे वो हेल्दी न्यूट्रिशन की वैल्यू की वजह से थिकर, फुलर और मोटा बाल आना शुरू होता है। ना हम कहते हैं कि बाल जब आता है तो मुश्किल से, और इन अ वीक्स टाइम अबाउट 3 मिलीमीटर हेयर की ग्रोथ होती है, इन अ मंथ्स टाइम अबाउट 1.2 सेंटीमीटर इज व्हाट द हेयर टिपिकली ग्रोज फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो जैसे हम कहते हैं कि आप कितनी बार हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, तो कुछ कहते हैं हम हर 15 दिन में जाते हैं, कुछ कहते हैं हम महीने भर में जाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट योर हेयर ग्रोथ इज एंड हाउ फास्ट द रिजल्ट्स वुड कम इन। सो पीपल आर वेरी स्लो रिडंडेंट ग्रोथ, जो 2-2 महीने में बाल कटिंग के लिए जाते होंगे, तो उनके लिए हम कहते हैं कि यस, यू मे टेक अ लिटिल while the PRP results are shown or show, बट जो कहते हैं कि नहीं हर 15 दिन में जाना पड़ता है, इतने बाल उग जाते हैं साइड से, डॉक्टर क्या करें, उन लोगों को डेफिनेटली ये रिजल्ट्स जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं। विद इन 2 months टाइम दे स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, द फर्स्ट 2 सेशंस। सो कुछ पेन या कुछ ऐसा? हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट है आपका ब्लड लिया जाता है, फिर मशीन में ट्यूब्स को रखा जाता है, फिर उसके बाद जब वो ब्लड तैयार होकर प्लाज्मा निकलता है, तो प्लाज्मा को आपकी स्किन में एनेस्थीसिया दे के दिया जाता है। Now this anesthesia is typically dental anesthesia, very light grade anesthesia which is definitely accepted by most of the people। देखिए हम डेंटल के पास जाते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर से आपके सिर में इंजेक्शन लगा के आपके दांत को निकाल देता है। उसी तरह से वो डेंटल डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है, he is very safe because of the anesthesia that is available। Similar kind of anesthesia is what we use। I as a surgeon prefer to give injectable anesthesia। काफ़ी हद तक आप देखेंगे बाहर डॉक्टर्स जो नॉर्मल प्रैक्टिस में रहते हैं, जो सर्जरी का प्रैक्टिस नहीं है उनका ज़्यादा, दे गिव नमिंग क्रीम्स या जो नमिंग जेल्स होते हैं जो अवेलेबल है, जिससे स्किन सुपरफिशियली तो नम हो जाती है, बट क्योंकि ये PRP सिर्फ स्किन में नहीं दिया जाता, स्किन के डीप दिया जाता है, उस एरिया को भी नम करना ज़रूरी है। सो आई प्रेफर टू गिव अ फुल फील्ड ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं द वर्ल्ड इज फील्ड ब्लॉक, ताकि आपके चारों तरफ छोटे छोटे स्मॉल प्रिक्स देके पूरे स्किन को, जहाँ पे हमको PRP का इफेक्ट देना है,
ब्लॉक कर दिया जाता है फ्रॉम द नर्व सेंसेशंस, जो आपके नसें का सेंसेशंस दब जाए या उनके सेंसेशन कम से कम 2 घंटे के लिए कम हो जाए, ताकि आपको वो जो एक्स्ट्रा प्रिक्स जो लगने वाले हैं वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं हो. So you have any more questions, right? No, I think I'm good to go for the course. Yeah. All the best to you. Thank you. So we've done with him with the local anesthesia part. जो anesthesia देना है उसको हमने फील्ड ब्लॉक की तरह चारों तरफ फैलाते हुए दे दिया है. अब इनका सर पूरी तरह से नम है. ये इनका PRP ऑलरेडी ट्यूब में एक्सट्रैक्टेड है. आप देख सकते हैं कि इनका जो प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ है और जो इनका रेड सेल्स है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो सारे नीचे स्किन साथ में चले गए हैं. इसको हम ब्रॉड नीडल से एक बार सक करेंगे, इसको हम एस्पिरेट कर लेंगे ताकि वी हैव इनफ ऑफ द प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा विच इज सक्ड इन. तो जो प्लाज्मा है वो काफ़ी हद तक आपके सिरिंज में आ जाता है. सो नवीन, दिस इज योर प्लाज्मा, इफ यू कैन सी दैट्स हाउ द कलेक्शन इज. हमने 3 सिरिंजेस बनाई है, इनकी 3 नीडल्स बनाई है. वी विल बी एस्पिरेटिंग फ्रॉम ईच वन बाय वन. We have collected almost about say 7 cc's of plasma, and this will be injected slowly over the whole scalp top zone, which we can say about 3 ml will be given in the anterior 1/3 जो आगे का हिस्सा है, और जो बीच के हिस्से में हम 2 ml देंगे, और क्राउन का हिस्सा जो काफ़ी बड़ा एरिया होता है टिपिकली वहाँ पे हम 2 से 3 ml देंगे. सो आपका 7 ml वहाँ पे पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा. देने के लिए हम टिपिकली एक इंसुलिन सिरिंज, जो आपको बताया मैंने कि एक डायबिटिक पेशेंट अपने इंसुलिन लेने के लिए लेता है, तो ये नीडल का आप गेज देख सकते हैं, ये बहुत ही बारीक होता है. दिस इज़ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट नीडल. इट्स अ नीडल विच इज़ यूज्ड टिपिकली जो एक बच्चे को पैदा होने के बाद BCG वैक्सीनेशन में दी जाती है. बट क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी एनेस्थेसिया दिया है, ही इज़ मोर प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर द इंजेक्शंस एंड ही विल नॉट फील एनी पेन राइट नाउ. सो ये आप सिरिंज में भर लिया जाता है. सो जो टिपिकली आप देख रहे हैं इतना सारा प्लाज्मा किसी को आया है, सो इन 3 ml ट्यूब में 15 ml ऑफ ब्लड वॉज यूज. इट्स बिकॉज इनकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो हम जान सकते हैं कि डेफिनेटली इनका पानी पीने की जो मात्रा है वो डेफिनेटली अच्छी है. तो हो सके आप अपने पेशेंट को 2 घंटे पहले कहिए कि पानी अच्छे से पिए, एंड जितना हम बॉडी का वाटर इनटेक स्ट्रॉन्ग रखते हैं उसी तरह से आपका प्लाज्मा भी आता है. अब हम प्रोसीजर शुरू करेंगे. तो अप्रॉक्सीमेटली एज आई सेड, हम चाहते हैं कि कम से कम 2.5 से 3 ml आपके क्राउन में दिया जाए. सो हम क्राउन में काफ़ी फाइन तरीके से PRP को इंजेक्ट करते जाएंगे. Little bit. So crown area में जहाँ पे थोड़ा सा पेन फील हो जाता है उसको हम हल्का सा मसाज कर देंगे तो वो नर्व्स के सेंसेशन डल हो जाते हैं. टिपिकली दैट व्हाट यू कैन डू. कैन पुट योर हेड बैक नाउ. योर क्राउन इज डन. अभी इनका टॉप एरिया किया जाएगा. क्राउन में बेसिकली 3 ml दिया जाता है. बेसिकली या डिपेंडिंग ऑन द क्राउन साइज. इफ द क्राउन इज रियली बिग तो शायद ज़्यादा भी लग जाएगा, बट टिपिकली या 3 ml इज सफाइसिंग फॉर दैट एरिया. So normally 7 ml is what is given to every 5 patient? to 6 ml. हाँ, 6 ml is normally everybody's thing. So हर sitting में 7 ml PRP is given. दिया जाता है स्किन के नीचे. Yes. You change the needle, we change the this thing concentration. We're giving in the top zone. जो इनके खुद के बाल है, जो प्रोटेक्टेड हेयर है, उनको हमको एनर्जाइज करना है. सो नवीन जी, कैसा लग रहा है? आपका प्रोसीजर हो गया और आई एम श्योर यू गॉन थ्रू द होल प्रोसेस, बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. वेल, स्टार्ट में थोड़ा वो डर सा था
पर इनिशियल 2-3 prick के बाद एज सुन एज द स्किन गॉट नम, आई मीन उसके बाद तो आपने जितने भी prick किए उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं, मतलब आई couldn't feel the prick, so I'm hoping it gets better. डेफिनेटली। तो ये जो प्रोसीजर हमने किया है आपका आज पीआरपी, आपके उन फॉलिकल्स के लिए, उनको वापस से रिवाइव करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, ताकि वो फॉलिकल्स जो आपके ऑलरेडी डाइंग फेज पे है, जो जा रहे हैं, उनको हम वापस से ला सकें। प्लस आपके जो ट्रांसपेरेंट फॉलिकल्स है उनको भी हमने कुछ लाइफ दी है ताकि वो थोड़े से जल्दी उग जाएं आपके लिए। ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए, विच यूजली टेक्स अबाउट 3 to 6 months मिनिमम, अप टू 10 months टाइम। बट बहुत अच्छा है कि डेफिनेटली पीआरपीज के साथ साथ आपके रिजल्ट्स आपको 3 से 6 महीने में जरूर दिख जाएंगे। और डॉक्टर एनी पोस्ट केयर दैट मुझे जो फॉलो करना है, जो रूटीन कुछ है? हाँ, जैसे आप देख सकते हैं आपके सर पे छोटे छोटे से ब्लेब्स दिख रहे हैं जो एकदम बारीक तरीके से आपको अनईजी और अनइवन फीलिंग देगा स्किन के ऊपर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अनईजी फीलिंग आपके 2 से 5 घंटे के अंदर मैक्सिमम चली जाएगी। और जैसे जैसे आपका एनेस्थीसिया वेयर हो जाएगा, अभी तो आपका एनेस्थीसिया है, 2 घंटे के बाद यूजुअली एनेस्थीसिया वेयर हो जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सॉरनेस आए, थोड़ा सा फील आए कि भाई मुझे कुछ सर पे भारीपन रखा है, या कुछ एक पॉइंट पर मुझे यहाँ ज़्यादा दर्द ज़्यादा ही हो रहा है, या कुछ अजीब से चिरमिराहट सी, एक सेंसेशन सी वहाँ पे चल रही है। तो नथिंग टू वरी, आप आइस पैक्स लेके कर सकते हैं घर पे। और बहुत अनईजी रहा तो एक क्रोसिन की गोली, बेसिकली पैरासिटामोल कैन बी टेकन, दैट शुड वर्क फॉर यू इनफ। उससे ज़्यादा आज तक मुझे पता नहीं किसी ने और कहा है नहीं, बट नोबडी गेट्स द पेन और ट्रबल। हाँ, ये भी आप बहुत ज़रूरी कि जैसे आपका प्रोसीजर हो गया है तो 24 घंटे तक आपको सर पे कोई शैम्पू या कोई लोशंस या कोई क्रीम नहीं लगाना है। आई एम श्योर आपके ट्रांसप्लांट के डॉक्टर ने आपके लिए कहा है कि मिनॉक्सिडिल लगाइए, प्लस आपको कहा है कि आप दूसरी और मेडिसिन लगाइए। तो 24 घंटे, दैट इज कल शाम तक, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। तो इसमें आपको और जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में है ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपको इस स्कैल्प को सन एक्सपोजर नहीं करना है डायरेक्टली। कुछ भी कैप्स, हैट्स, स्कार्फ्स कुछ पहन के सर के ऊपर आपको कवर करके ही जाना है। नो सोना स्टीम फॉर द नेक्स्ट 2 days एंड यू कैन गो टू द जिम। आप लाइट वर्कआउट कर सकते हैं, बट एनीथिंग इन्वॉल्विंग टू हैवी वर्कआउट, वह स्ट्रेनियस वर्कआउट है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा एक दिन के लिए, जस्ट फॉर अ डे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर, एब्सोल्युटली।